नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। हम लोग मरुस्थल का दूसरा पार्ट लेके मैंने कहा कि आप लोगों से भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेशों का दूसरा पार्ट यानी मरुस्थल। पहले पार्ट में हमने समझने का प्रयास किया भौतिक प्रदेश क्या है और भौतिक प्रदेशों का विभाजन हमने कैसे किया है, क्षेत्रफल में उसका क्या हिस्सा है, जनसंख्या में उसका क्या हिस्सा है, या हम लोग कहें कि बनने का क्रम क्या है या अवशेष क्या है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ साधारण ग्राफ नहीं है। यहां से चाहे एग्जाम कोई भी हो, सवाल छपता है मित्रों, पक्का छपता है। और ये 5 मिनट के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूं। वैसे हम 2 घंटे लगाते हैं इसमें, लेकिन 5 मिनट के अंदर मैं सीरीज दे रहा हूं। आप क्लास को बिल्कुल आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी जो ये पीडीएफ जाएगी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम रायथान के नाम से टेलीग्राम है, आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए मित्रों, बात करें थार का मरुस्थल, मैंने बहुत अच्छी तरीके समझाया। आपका 33 महासागर का अवशेष है और जो 4 भौतिक प्रदेश है, चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे अंत में आपका थार का मरुस्थल बना है, सबसे अंत में बना है, ध्यान रखना। और अभी भी प्रयासरत है, इसलिए इसे युवा मरुस्थल कहते हैं, युवा मरुस्थल। और यहाँ जैव विविधता, साथियों अद्भुत जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए डॉक्टर ईश्वर प्रकाश ने इसे रुद्र क्षेत्र भी कहा है। हम ये थार का मरुस्थल देखिए, राजस्थान के आपके 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिले? 12 जिले। हालांकि प्रसार दूसरे जिलों में हो चुका है, 12 जिले। यहां से चलेंगे सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमान, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। 9 हो गए। परिधि आपको आती होगी सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमान, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। 9 हो गए। यहाँ थोड़ा आगे जाएंगे, पाली है, यहाँ जोधपुर है, यहाँ नागौर है, 12 हो गए। थार का मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा है। इसलिए बांटा है कि हमारे पास में एक यहाँ 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। कितने सेंटीमीटर की? 50 सेंटीमीटर की ये वर्षा रेखा है। तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, ये इसको अरावली से अलग कर देती है। नीचे की तरफ आपके 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा है और इधर आपके 50 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए इसे हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल भी कहते हैं। किसको? थार के मरुस्थल को क्या कहते हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल भी कहते हैं। अब देखिए, फिर हमने थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिया। कैसे बांट दिया? यहां ये वर्षा रेखा है, ये हमारी ये 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के बीच का भाग है, ये मरुस्थल है, लेकिन इसकी बजाय कम मरुस्थल है। यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। इसलिए कहते हैं कि ये हमारा अर्ध शुष्क यानी आधा शुष्क मरुस्थल हो गया और ये हमारा महान मरुभूमि यानी ये ज्यादा मरुभूमि है। तो 50 सेंटीमीटर के अरावली से अलग होता है और हम कहें 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को आपको 2 भागों में बांट देती है। इधर वाला भाग है, ये भाग हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाएगा और ये हमारी महान मरुभूमि कहलाएगी। ठीक है, अब क्या किया है, महान मरुभूमि को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। और ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4 भागों में। ये देखिए, ये हमारा है, यहाँ पे बात करें हम लोग, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा इधर का भाग, ये घग्गर का मैदान कहलाएगा। फिर एक भाग ये बांट दिया हमने, ये शेखावाटी प्रदेश कहलाएगा, और ये नागौर उच्च भूमि, और ये आपके गोंडवाना प्रदेश। यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल जो 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य है, इसे हमने 4 भागों में बांटा है। ऊपर घग्गर का मैदान, नीचे आपका शेखावाटी प्रदेश, फिर नागौरी उच्च भूमि और फिर गोंडवाना प्रदेश। घग्गर का मैदान आप सब जानते हो, घग्गर का मैदान है जो आप लोगों के है, ये आपके श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में है। और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में एक ही नदी मिलती है और उस नदी का नाम है घग्गर। यदि गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर नहीं होती तो बीकानेर संभाग में एक भी नदी नहीं होती, क्योंकि आपको जानकारी में है कि बीकानेर और चूरू में तो कोई नदी है ही नहीं, और गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या आंतरिक जल प्रवाह की नदी मिलती है। और इसका जो बहवाव क्षेत्र, इसे नाली कहते हैं। यहाँ उपजाऊ मिट्टी मिलती है, उसे बग्गी कहते हैं। फिर शेखावाटी प्रदेश, सीकर झुंझुनू का आसपास का भाग है, इस शेखावाटी प्रदेश कहलाएगा। मित्रों, यहाँ धरातल है, चूने की चट्टानें मिलती है। यहाँ जैसे सर्दियों में खूब ठंडी होती है और गर्मियों में उतनी ही ज्यादा आप लोग गर्म होती है, इसलिए कहते हैं कि सर्दियों में सबसे ठंडा जिला चूरू, गर्मियों में सबसे ठंडा गर्म जिला चूरू। तो एक वर्ष में अधिकतम तापमान जिले के हिसाब से यहाँ और न्यूनतम तापमान एक वर्ष में, तो वार्षिक तापांतर सर्वाधिक आपके चूरू में मिलता है, क्योंकि दैनिक तापांतर जैसलमेर मिलता है। क्यों? रेत है, दिन में ठंडी, रात को गर्म हो जाती है, तो दैनिक तापांतर यहाँ मिलेगा और आपके वार्षिक तापांतर चूरू में मिलता है। और दैनिक तापांतर हो चाहे वार्षिक तापांतर, न्यूनतम कहाँ मिलेगा? डूंगरपुर में। तो सर या सरोवर कहेंगे हम लोग, सर या सरोवर, यहाँ तालाब मिलते हैं, उन्हें सर सरोवर कहते हैं। और जो कुएं होते हैं कच्चे, उन्हें जोहड़ कहते हैं। चारागाह के मैदान भीड़ कहलाते हैं। अगर भीड़ा हो गया तो जयपुर के चारागाह के मैदानों को भीड़ा कहेंगे। नागौर उच्च भूमि, अब नागौर के आसपास आपको पता है कि एक तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी परबतसर नागौर है। दूसरा, आपके नमक उत्पादन होता है। तीसरी बात, खुशबूदार मेथी जो देश भर में प्रसिद्ध है,
खुशबूदार मेथी आपके यहीं होती है। हरे कबूतर, वैसे हरे कबूतर सर्वाधिक आपके शरीर का अभ्यारण्य पाते हैं, लेकिन यहाँ भी आपके हरे कबूतर मिलते हैं। फ्लोरोसिस रोग, साथियों यहाँ फ्लोराइड की मात्रा है और फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण लोगों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। मुड़ जाती है, कूब निकल जाती है, कुबड़ पट्टी कहते हैं। और ये मकराना कोई आसरा हुआ घाव है, वहां ये घाव सर्वाधिक आपके प्रभावित है, जितना मुझे याद आ रहा है। तो ये आपके नागौरी उच्च भूमि, अच्छे सवाल बन सकते हैं। गोडवाड़ा प्रदेश, गोडवाड़ा प्रदेश आपके लूनी बेसिन भी कहते हैं, क्योंकि यहां से लूनी नदी बह के आती है। तो जालोर, पाली, बाड़मेर के आसपास का भाग गोडवाड़ा प्रदेश कहलाता है। और गोडवाड़ा प्रदेश में आपके 56 की पहाड़ियां हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि 56 का मैदान तो हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, माही नदी का बहाव क्षेत्र में। बाकी लूनी बेसिन गोडवाड़ा प्रदेश, यहाँ क्या है आप लोगों के सिवाना से मोकलसर बाड़मेर में आपके 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लगभग 11 किलोमीटर की लंबाई में ये आप लोगों को क्या मिलता है, आपकी गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं। उस गोलाकार पहाड़ियों को हम 56 की पहाड़ियां कहते हैं। यहीं पर आपका नाकोड़ा पर्वत है साथियों। जैनियों का आपका प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसलिए राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। रानीवाड़ा उच्च प्रदेश, साथियों रानीवाड़ा उच्च प्रदेश क्या है? रानीवाड़ा उच्च प्रदेश एक वृक्ष विहीन प्रदेश है, आप लोगों को यहाँ मिलता है। सबसे ऊंची चोटी, जैसे हमसे पूछा नागौरी उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी, इतना ही नहीं हमसे पूछेगा कि आपके पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताएंगे डोरा पर्वत, नोट कर लेना। जैसे गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची है, आपके रघुनाथगढ़ उत्तरी पश्चिमी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी उत्तरी पूर्वी की, ध्यान रखना। मरुस्थल के यानी पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है, 869 मीटर है, जालोर में। हल्देश्वर महादेव बाड़मेर में, और यहाँ इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। सवाल यहाँ से छपतेगा, जो भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पीडीएफ राजस्थान लिखना है आपको टेलीग्राम पे, तो आप पीडीएफ ज्वाइन कर ले, ठीक है भाई। चलिए, और एक लाइव बैच चल रहा है राजस्थान जी के, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मॉर्निंग 6 से 8 चलता है हमारा। अब आते हैं हमारे महान मरुभूमि, 2 भागों में बांटा है। एक महान मरुभूमि को 2 भागों में बांटा है। बालू स्तूप, बालू का स्तूप मतलब रेत के टीले, तो यहाँ बालू का स्तूप है जहां हमारे पास रेत के टीले हैं। तो जहां पे हमारे पास रेत के टीले हैं, बालू का स्तूप है, तो सीधी सी बात है कि वहां हमारे बालू के स्तूप युक्त प्रदेश हो गया। जहां बालू का स्तूप नहीं है, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में हमें ज्यादा नहीं, आपके यहाँ जैसलमेर बाड़मेर में चट्टानी इलाका पाया जाता है। चट्टानी इलाका ज्यादा नहीं, बहुत कम। तो ये चट्टानी इलाका है, इसमें आपका आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, जो जीवाश्म पार्क है, ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क यही है। और इसमें औषधि चट्टाने मिलती है जैसलमेर बाड़मेर में, जहां से आपका खनिज तेल निकलता है। तो ये आपके बालू का स्तूप पे मुक्त प्रदेश में हमें कुछ याद नहीं रखना, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में दुनिया भर की कहानी याद रखनी है। अगर हमारी पवन चली पवन समकोण पर काट गई, तो समकोण पर जो रेत का टीला बना वे अनुप्रस्थ कहलाया। अनुदैर्घ्य का मतलब है कि पवन के समानांतर रेत का टीला बना। एक एंटीबायोटिक लाऊंगा, इनकी पिक्चर लाके वहां आपके और अच्छी तरह समझ में आएगा कि अनुदैर्घ्य जो समानांतर बना अनुदैर्घ्य कहलाया। बरखान अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार अलग से एंटीबायोटिक लाऊंगा जिसमें आपको पूरा चित्र बताऊंगा, तो वे आपका बरखान हो गए। नेबखा कोई झाड़ी है और उस झाड़ियों के पीछे आपका रेत का टीला बन गया, झाड़ियां है, पवन चली, मिट्टी रह गई, तो वे नेबखा कहलाएगा। धरियन जो दोहरेनु में आकृति पड़ जाती है, उस अस्थायी होते हैं, उन्हें हम लोग धरियन कहते हैं। मरो, साथियों आपके टीले हैं, स्तूप है, उनकी जो आप लोगों के कतार है, उस कतारों की भूमि में नीचे आपके जैसे रेत का टीला इधर और एक रेत का टीला इधर, आपको एक पिक्चरों के माध्यम से लाऊंगा, इसके बाद एंटीबायोटिक समझ में आएगा। एक रेत का टीला ये रहा, एक ये रहा, और ऐसे करके यहाँ पानी एकत्रित होया, उसे बजादा हमने मरहो कहा है। बजादा मतलब पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचे ऊंचे पर्वत, और उनके जो आपके क्षेत्रों में निम्न भूमि है, वहां रेत आपके पानी एकत्रित हुआ, उसे कहते हैं बजादा। आपके मान लो रेत चली और इधर आपका ये है, इस तरीके से आपके रेत जमती गई, तो ये कहलाएगा आपका गिरिपद। पलाया या रन या टाट, अस्थायी झीलों को हम पलाया कहते हैं, रन या टाट कहते हैं। फर्क कितना है, पलाया बड़ी झीलों कहते हैं, रन या टाट हम लोग छोटी झीलों कहते हैं। अस्थायी झीलें होती है। और मित्रों यहाँ लवणीय कण जम जाते हैं, जो आप लोगों की फिर उपजाऊ मिट्टी होती है, उसे हम कहते हैं सेलिनास, जहां अच्छी खेती होती है। हमादा जो हमारा पथरीला मरुस्थल है, स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा, पथरीला मरुस्थल को हमादा कहते हैं, हम रेतीले मरुस्थल को ईक कहते हैं, मिश्रित मरुस्थल को रेक कहते हैं। तो ईक ईट 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 किससे बनती है, मिट्टी से। तो ये आपको बहुत गजब का एंटीबायोटिक है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और राजस्थान जीके का बैच चलता है और ऐप पर, उसे भी ज्वाइन करें, और सुबह शाम आनंदित हो कि आप बिल्कुल मजा उठाएं राजस्थान जीके का। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।